हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप घर पर होंगे और पूरी तरह से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हम लोग ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू किया और आपने ये देखा कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया, साथ में हमने चैप्टर नंबर 2 को भी शुरू किया। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा आगे के 2 लेक्चर्स में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो सारे खत्म किए और आज हमें यहाँ पर कुछ नए टॉपिक को शुरू करना है इसी चैप्टर के। अब आज का जो टॉपिक है वो काफी बेसिक फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट भी है और छोटा सा टॉपिक ये जो आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फेज। ठीक है, फेज के मुताबिक सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के कितने और कैसे रहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन जो रहते हैं, ठीक है, वो 2 कंपोनेंट से बने रहते हैं। एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट एंड दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। ठीक है, याद रखना सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होगा एंड सॉल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में होगा। उसको याद रखने की मेमोराइजिंग ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सॉल्यूट का जो स्पेलिंग है बच्चों वो छोटा रहता है और उसका अमाउंट भी कम रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट का जो पूरा स्पेलिंग है वो ज्यादा बड़ा है और उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। यानी कि हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो लार्जर अमाउंट में होगा, बिगर क्वांटिटी में होगा, एंड सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा। ये दोनों मिलकर हमें मिलता है सॉल्यूशन। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब एक ही सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट तो वैसे भी एक ही रहता है, बट जब एक ही सॉल्यूट रहता है तब जब सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन याद रखना सॉल्यूट हम एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूट पॉसिबल है, लेकिन यहां पर हमें इस पूरे टेबल के अंदर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिसमें एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट होंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो ये 9 टाइप्स के रहते हैं सॉल्यूशन। कितने टाइप के रहते हैं? 9 टाइप के। अब याद रखना कि सॉल्यूशन का जो फेज रहेगा, जो स्टेट रहेगा, वो डिपेंड होगा सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में बनेगा, और अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी गैसियस स्टेट में रहेगा। यानी कि सॉल्यूशन का जो स्टेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड होगा बच्चों? वो सॉल्वेंट पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, हमारे यहां पर 3 जो सॉल्यूशन है उनमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है। ठीक है बच्चों, यहां पर पहले केस में हमने क्या किया, सॉल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड। उसका एग्जांपल है कॉपर प्लस जिंक, जो मिक्सचर बनता है, ब्रास बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है बच्चों, नंबर 2 है लिक्विड को हमने सॉलिड में डिसॉल्व किया यानी कि मिक्सअप किया, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा सॉलिड स्टेट में। लाइक एमालगम बनता है मर्क्यूरी कॉपर का। ठीक है, और भी एमालगम्स बनते हैं, बट यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है Hg प्लस Cu, यानी कि मर्क्यूरी प्लस कॉपर का जो एमालगम बना, ठीक है बच्चों, वो बनेगा दैट विल बी द लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड नंबर जो है उसमें क्या हो रहा है, गैस जो है वो सॉलिड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, जिसका अच्छा खासा एग्जांपल है पैलेडियम, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का डिसॉल्व होना, और ये आप लोग ने पढ़ा है आगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने पढ़ा है, 13 के अंदर सॉरी। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम लोग पढ़ते उसमें हाइड्रोजिनेशन के अल्काइन एंड अल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्केन में। ठीक है, यहां पर वही हो रहा है, पैलेडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, गैस डिसॉल्व और मिक्स्ड इन द सॉलिड, और हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा सॉलिड। ये होगा हाइड्रोजन प्लस पीडी, दैट इज पैलेडियम। ठीक है, ये यहां पर कैटालिस्ट का काम करता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पर कैटालिस्ट का काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर हमारा एक नेक्स्ट शुरू होता है, दैट इज द 4th वन। अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 जो रहेंगे सॉल्यूशंस, उनमें सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे। सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। चलिए, तो लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया, लाइक शुगर प्लस वाटर, आप और भी लिख सकते हो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है कि नहीं? तो ये बन जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड। एग्जांपल होगा शुगर प्लस वाटर। फिर लिक्विड को लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? लिक्विड सॉल्यूशन ही मिलेगा, लाइक इथेनॉल प्लस वाटर। आप और भी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हो आप। आपने मान लो कि मिल्क एंड वाटर मिक्सअप किया,
वो भी एक एग्जांपल बनेगा यहाँ पर। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसका फेज बनेगा लिक्विड बच्चों। कैसा बनेगा? फेज लिक्विड बनेगा। फिर जो इसके लिए जो इसी पार्ट में तीसरा वाला है, टोटल में छठा नंबर है कि गैस को लिक्विड के अंदर हमने डिसॉल्व किया, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या बनेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड टाइप था बच्चों वो भी हमारा यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है। फिर जो थर्ड टाइप है जिनमें हमारे सॉल्वेंट कैसे रहेंगे? गैसियस ही रहेंगे, बट सॉल्यूट हम क्या लेंगे? एक बार गैस लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे। तो यहाँ पर सॉलिड को गैस के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या है? कैम्फर होता है ना बच्चों, कैम्फर होता है, ठीक है। उसको आप छोड़ दोगे ऐसे ही, तो वैसे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बट वो क्या होगा? पूरे एयर में मिक्सअप हो जाएगा। अब एयर ज्यादा अमाउंट है, सॉल्वेंट का काम करेगा, और वो क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, और ये सॉलिड उसमें मिक्सअप हुआ, ठीक है कि नहीं। तो कैम्फर प्लस वाटर आप नाइट्रोजन ले सकते हो, नाइट्रोजन के साथ मिक्सअप हुआ। और आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इसके, ठीक है। लाइक लिक्विड है, तो लिक्विड को गैस के अंदर आपने मिक्सअप करने की कोशिश की, लाइक ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी होती है ना, बारिश के मौसम में क्या होता है? पानी के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। या फिर कोस्टल रीजन पे आप जाते हो, मुंबई चले गए आप गोवा चले गए, या जहां पर बीच है वहां पर क्या होगा? आपका पसीना ज्यादा होगा आपको, क्योंकि वहां का वातावरण कैसा होगा? वहां के एटमोस्फियर में, वहां के एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे बच्चों। क्या होगा? वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज गैस को गैस के अंदर हमने मिक्सअप किया, ठीक है। क्या किया हमने? गैस को गैस के अंदर मिक्सअप होना, लाइक एग्जांपल हो सकता है एयर का। एयर के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स रहते हैं? एयर के अंदर हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। तो ये सब जो एग्जांपल क्या है? गैस इन गैस, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? गैसियस बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गुडसेट में खास इनमें से पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से खास गुडसेट में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस थे। पहले टाइप के सॉल्यूशन में क्या था? सॉलिड सॉल्यूशन था, दूसरे टाइप में लिक्विड था, तीसरे टाइप में गैसियस था, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये खत्म होता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब हमें क्या देखना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। हमने क्या किया? लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, उसी के अंदर हम गैस को जब डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो फैक्टर्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, वही फैक्टर के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो देखिए, यहां पर मैंने आज के लिए 3 फैक्टर्स लिए हैं। उसमें से पहला फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। याद रखना किस पे डिपेंड होगा? सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा। या अब समझिए, यहां पर एक बात आपको गौर करने की यह है कि जब पोलर सॉल्यूट जो रहता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। कभी भी पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा बच्चों। ये गुरु मंत्र है जो आपको याद रखना है। अब पोलर का मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी का मतलब कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक एटम के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा डेवलप हो रहा है और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव डेल्टा डेवलप हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? पोलैरिटी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि पेंसिल सेल में होता है, एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट, एक जगह पर नेगेटिव का डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। लाइक वाटर उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आपने यहां पर सॉल्वेंट के तौर पर लिया है वाटर। वाटर में क्या होगा? ये चीजें हम लोग आगे भी पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में, हाइड्रोजन चैप्टर में, कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 डेल्टा डेवलप होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा डेवलप होगा बच्चों। तो ये प्लस डेल्टा, अब HCl जो है उसको हमने गैसियस स्टेट में लिया हुआ है। HCl को क्या लिया हुआ है? हमने गैसियस स्टेट में लिया है। अब HCl क्या? एक पोलर कंपाउंड है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा डेवलप होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को उस तरफ देता है, यानी कि क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, तो उसके ऊपर माइनस डेल्टा का डेवलपमेंट होगा। अब वो क्या करेगा? वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आई मीन यहां पर, सॉरी माय मिस्टेक, HCl जो है, सॉरी माय मिस्टेक, HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा? एक पोलर कंपाउंड है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है बच्चों, इट गेट्स डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन अगर आप
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस लोगे तो वो वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। आपको बहुत सारी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी अगर वो डिसॉल्व होए तो वो हाई अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, उनके बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट डिसॉल्व होता है। और वो आपको पता भी है कि जो वाटर होता है उसके अंदर 6% जितना ऑक्सीजन ही डिसॉल्व होता है, यानी कि वो कितना कम नंबर हुआ है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि वो सारे नॉन पोलर है। और यहां पर वाटर खुद क्या है, पोलर है। तो आपको ये बात याद रखनी है, पोलर हमेशा पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं एंड नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है, ये पोलर नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो अगर होंगे भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल होंगे। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर निकल के आ रहा है, वो है टेम्परेचर फैक्टर। अब ये टेम्परेचर फैक्टर पे से जेईई नीट में भी पूछते हैं एज वेल एज गुड साइट में भी पूछ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आप याद रखना टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पर एक सिलेंडर लिया हुआ है, एक मान लो क्या फिर कोई भी एक वेसल लिया है, उसके अंदर हमने एक लिक्विड को रखा हुआ है और ऊपर गैस भी है। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन है। अब वो पिस्टन क्या करता है, प्रेशर देता है, प्रेशर देगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि हीट का रिलीज होगा। ऐसे रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हीट का रिलीज होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर आप समझ सकते हो बच्चों कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा ना। चलिए कैसे घटेगा मैं बताता हूं। आप लोग 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास केमिस्ट्री पढ़े हो, मैंने आपको थर्मोडायनामिक बहुत ही हाई लेवल में पढ़ाया था, एज वेल एज मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। अब इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था, जरा ध्यान से देखना, वही चीज यहां पर रिलेट हो रही है बच्चों। ठीक है, आपकी ये पूरी रिएक्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर कहां पर है, यहां पर है, अगर आपने इसको बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करेगा कि नहीं, तो वो इक्विलिब्रियम वापस एस्टैब्लिश करने के लिए रिवर्स जाएगा। यानी कि जो भी सॉल्यूशन बना है गैस को अंदर डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड के, क्या होगा, वो गैस वापस बाहर आएगा, यानी कि वो थोड़ा सा जितना भी सॉल्यूशन बना, ठीक है, वो गैस के डिसॉल्व होने के बाद अब वो क्या हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल जो अंदर डिसॉल्व हुए वो बाहर आ जाएंगे, और बाकी के कुछ मॉलिक्यूल जो है बच्चों जो डिसॉल्व नहीं हुए उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, उनकी फ्रीडम बढ़ेगी, क्या होगा, वो फैलेंगे, अब वो डिसॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं आप, क्या होंगे, वो फैलेंगे, अब वो डिसॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी और उनकी एंट्रोपी बढ़ेगी बच्चों। ऐसी कंडीशन के अंदर, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, ऐसी कंडीशन के अंदर उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है कि नहीं, और सॉलिडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए समझते हैं। तो डेल्टा जो एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव लिया हमने। अब जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर जाना। अब अगर वो हीट को रिलीज करेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, और डेल्टा एस एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंट्रोपी यहां पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर क्या होगा इस कंडीशन के अंदर। अब आप डेल्टा जी इज इक्वल टू, आप डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव रखा आपने, और आपका डेल्टा एस भी मान लो नेगेटिव है, एंट्रोपी को आपने घटाया, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपको डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन याद रखना आपको टेम्परेचर लो लेना होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा बच्चों, उसका वैल्यू भी छोटा बनेगा, और ये वैल्यू के कंपैरिजन में अगर वो छोटा रहेगा तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको नेगेटिव मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। यानी कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, आपको अगर गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, आपको उसको प्रमोट करना है, तो आपको टेम्परेचर को लो लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको इस इक्वेशन के द्वारा प्रूव करके दिखाया। अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो जाएगी तो इसके साथ जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो भी हाई हो जाएगी, तो आपको इसका जो एक्चुअल टोटल वैल्यू है वो हाई मिलेगा। तो वो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा कि नहीं, डेल्टा जी को, ठीक है कि नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बना देगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ये चीज आप थर्मो में पढ़े हो,
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव लाने के लिए आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर को लो रखोगे बच्चों, तब ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, उनकी फ्रीडम चली जाएगी, उनकी फ्रीडम चली जाएगी और फिर वो डिसॉल्व आराम से हो पाएंगे। अब अगर वो यहां पर नहीं घूमेंगे तो वो आसानी से अंदर डिसॉल्व हो पाएंगे, ठीक है, और वो सॉल्यूशन को बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि लोअर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को घटाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। यहां पर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया बच्चों, ठीक है। इट मींस दैट टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है। ये हमारा सेकेंड फैक्टर कंप्लीट हुआ है। जो थर्ड फैक्टर है आज का हमारा, ये आखिरी फैक्टर है, दैट इज प्रेशर हाई करोगे। ऑब्वियस बात है, अगर आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाओगे गैस के ऊपर तो मॉलिक्यूल तो अंदर डिसॉल्व होंगे ही होंगे, समझ रहे हो कि नहीं, मॉलिक्यूल्स अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात आप याद रखना, आज हम ये चीजें पढ़े हैं, ठीक है बच्चों, कि अगर आपने मान लो सॉल्वेंट अगर पोलर है तो सॉलिड भी पोलर ही होना चाहिए, तभी वो डिसॉल्व हो पाएंगे। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉलिड भी नॉन पोलर होना चाहिए, तभी वो डिसॉल्व हो पाएंगे। टेम्परेचर को अगर बढ़ा है तो सॉल्विटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, सॉल्विटी घटेगा। टेम्परेचर को घटाया तो सॉल्विटी बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर के लिए क्या होगा कि प्रेशर को आपने अगर बढ़ाया तो सॉल्विटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसको 2 बार लिखना है बच्चों। आज का टॉपिक बहुत इजी था, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल था। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखोगे तो वहां पर थियोरेटिकल चीजें दी है, बट मैंने आपको उन थियरी को कुछ इक्वेशन की बदौलत उनको लेकर प्रूव करके दिखाया बच्चों, ठीक है। चलिए तो फिर आज का हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं इधर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, लिखिए, 2 बार लिखकर मुझे फोटो भेजिए आप। और आप ये एक और बात को ध्यान रखिएगा, हम हफ्ते में 3 लेक्चर को आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये मेरा ट्राई है। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम ट्राई मेरा ये है कि आपको जितना बने उतना ज्यादा दे पाऊँ, यहाँ से आपकी पढ़ाई रुके नहीं और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे बच्चों। घर पे मेहनत कीजिएगा, सब लोग होमवर्क फॉरवर्ड करिएगा और प्रॉपर टाइम में। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद कुछ लोग होमवर्क दे रहे, कुछ लोग तुरंत दे देते, दैट इज अ गुड थिंग, बट आप लेट डिले मत कीजिए। वीडियो को देखने के बाद तुरंत 10 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर होमवर्क हो जाना चाहिए। वैसे ये होमवर्क करने में सिर्फ 20-25 मिनट का काम है, बट आप लोग टाइम लेते हो। फटाफट से होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।